तो इट इज अंडरस्टूड कि भाई हम बात कर रहे हैं मिक्स इकोनॉमी की, राइट। तो ऑब्वियसली हर मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो रोल होता है एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एम्प्लॉयर। ठीक है। एज अ प्रोड्यूसर गवर्नमेंट मेरिट गुड्स प्रोवाइड करती है, यानी कि मेरिट गुड्स जो विच आर बेटर फॉर द सोसाइटी, राइट। एज अ प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड्स आपको पता है क्योंकि उसमें किसी किस्म की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती तो प्राइवेट सेक्टर नहीं देता। गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विसेज देती है, पब्लिक सर्विसेज देती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है विच एक्ट्स एज अ सपोर्टिव थिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, फिर ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बन जाती है, और जाहिर सी बात है ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे लोगों को काम पे रखना पड़ता है, जिससे वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और अदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको सपोर्ट करती है। फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में जो कि बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, दे आर वर्ज ऑफ द फॉलिंग, तो गवर्नमेंट उनको वेलफेयर स्कीम्स देती है। फिर प्राइस और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के मसले गवर्नमेंट देखती है। उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होती हैं उसमें गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। ठीक है। हर गवर्नमेंट चार मेजर इकोनॉमिक एम्स के ऊपर काम करती है। क्या मेजर इकोनॉमिक एम? ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट है उसका सबसे पहला एम है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जीडीपी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। जीडीपी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली जो जीडीपी की कैलकुलेशन होती है वो 1 ईयर पे होती है। अच्छा, जब आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, लेकिन आउटपुट जब डिक्लाइन करता है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, लोगों की इनकम्स भी गिरती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी नीचे जाते हैं, गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स भी कम हो जाता है, फर्म्स के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज कम हो जाते हैं, और इकोनॉमी में क्योंकि बिजनेस से ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे होते इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट भी कम कर देते हैं। दूसरा गवर्नमेंट का जो बेसिक एम होता है दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। देखो बेटा, इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, इन्फ्लेशन इज गुड, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी इकोनॉमिक्स ये नहीं कहती कि इन्फ्लेशन को खत्म कर दो। गवर्नमेंट कहती है भाई इन्फ्लेशन हो कोई इशू नहीं है, मगर उसको आप स्टेबल कर दो, कि एटलीस्ट 1 साल तक या एटलीस्ट 6 महीने तक जो इन्फ्लेशन का रेट है वो चेंज ना हो। इससे मल्टीपल फायदे होते हैं। इससे फायदे क्या होते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है उसका कॉन्फिडेंस क्रिएट रहता है कि यार ठीक है, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। जो कंज्यूमर होता है वो ऑब्वियसली बाय कर सकता है, लेकिन अगर चीजें प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं तो इट विल रिड्यूस पीपल्स परचेसिंग पावर, इट विल कॉज हार्डशिप फॉर पुअर, इट विल इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, एंड इट विल मेक मार्केट मोर एक्सपेंसिव, प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव देन प्रोडक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जैसे आप देखें कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट हम इंटरनेशनल मार्केट में उन प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, राइट। दो एम हो गए। इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जीडीपी कम आएगा क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे होंगे। गवर्नमेंट को जो है वेलफेयर पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, जिन लोगों के पास काम नहीं होगा गवर्नमेंट को उनको पैसे देने होंगे। फिर इससे बजट डेफिसिट भी आ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उनके रेवेन्यू से कम हो जाएंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पब्लिक अनरेस्ट और एंगर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। एक और चीज जो यहाँ पे नहीं दिखी हुई, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं होते तो वो चोरी या डकैती वगैरह इस तरह के मामला में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट का एम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल करना, यानी कि एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट से कम रखना। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा तो आपके पास क्या होगा? जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कम आ गई तो डेफिसिट है, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती।
गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट्स हमेशा इम्पोर्ट से ज्यादा रहे, जिसकी वजह से आपके बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस रहे। ठीक है बेटा, हर गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली सरप्लस ही चाह रहे होते। अच्छा जी, अब देखिए, ऑल इकोनॉमीज ट्राई टू बैलेंस दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड ट्राई टू अवॉइड एनी डेफिसिट्स, बिकॉज इफ इट एक्सपोर्ट्स टू लिटिल एंड इम्पोर्ट टू मच, तो इकोनॉमी के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान वॉज आउट ऑफ द डॉलर्स और हमारे पास कुछ बेसिक नेसेसिटी की चीजें पोर्ट पे पड़ी हुई थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास उन चीजों को रिलीज करने के लिए डॉलर नहीं था। अच्छा, a BOP deficit causes the value of its currency to fall against the foreign currency। जाहिर सी बात है, अगर मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगा तो मुझे ज्यादा डॉलर चाहिए उस इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए, और उसके बदले में जो मेरे पास पैसे होंगे वो मेरी अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के लास्ट एम की, दैट इज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग इट्स सिटीजन्स। देखो बेटा, जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी उतनी पॉवर्टी बढ़ेगी, जितनी पॉवर्टी बढ़ेगी उतनी इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल को लूज करेगी। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल, इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास, हम इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपके पास इनकम इनइक्वालिटी है वो इंडिया के अंदर है। तो आप देखेंगे, फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स की जो 100 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें से 67, 2024 में फोर्ब्स के 100 लोगों में से 67 के करीब इंडियंस थे। लेकिन उसी उसी फोर्ब्स ने जब दुनिया के सबसे गरीब मुल्क, दुनिया के सबसे ज्यादा पॉवर्टी वाले कंट्री की बात की, तो वहां पे भी इंडिया जो है वो ऊपर आ जाता। हालांकि हमारे पास जिम्बाब्वे, हमारे पास जो है वो इथोपिया, कॉन्गो और इस तरह की कुछ कंट्रीज हैं, सूडान, जो कि बहुत बुरे हालात में, स्टिल उन कंट्रीज से भी ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में पाई जाती है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। अब इन गवर्नमेंट के एम्स में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब भी गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाती है तो प्राइस स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब सबके पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी होगी नहीं कि उस डिमांड को वो पूरी कर सके। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीजें मिल गई भाई, जितना जीडीपी बढ़ेगा लोगों के पास काम की जरूरत हो, लेकिन जब सबके पास पैसे होंगे तो वो चीजें इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब बोलेंगे यार इंपोर्टेड चीज चाहिए, लग्जरी चीज चाहिए, लग्जरी चाहिए, अब वो लग्जरी जब मंगवाएंगे तो बीओपी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फर्म्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कैपिटलाइजेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि वो ऑटोमेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, मशीनरी की तरफ मूव कर जाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव की तरफ मूव कर जाएंगे, और उसको बहुत सारे लोगों को रिडेंडेंट कर देंगे। तो जीडीपी तो बढ़ रहा होगा मगर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होगी साहब, राइट। ठीक है बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स और ये सही है। फुल एम्प्लॉयमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन, बेटा देखो, जब फुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जब सबके पास पैसा है, जब सबके पास पैसा है तो लोग डिमांड, हर बंदा डिमांड कर रहा है, लेकिन सप्लाई जो होगी, देखो आज आपको काम मिल गया, ठीक है, आपकी जेब में पैसे आ गए, सैलरी आपको एक महीने बाद मिल जाएगी, लेकिन जो प्रोडक्शन, जो आप काम कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्ड जो है वो टाइम लेगा। तो सप्लाई बढ़ने में टाइम लगता है, डिमांड फौरन बढ़ जाती है। अब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने में टाइम लग रहा है, तो डिमांड पर इन्फ्लेशन आ जाएगी, राइट। ठीक है, क्लियर है। अब आओ फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पहली पॉलिसी। देखिए भाई, गवर्नमेंट की पहली पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात होती है सबसे पहले, कि गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है। गवर्नमेंट टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्राइवेट सेक्टर वुड फेल टू डू, सच एज पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट देगी ना, प्राइवेट सेक्टर तो देगा नहीं। वेलफेयर पेमेंट्स, मेरिट गुड्स। अच्छा, टू अचीव सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट्स, कई मरतबा गवर्नमेंट ऐसी जगहों पे काम करती है जिनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, ट्रेनिंग है। फिर गवर्नमेंट जो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। उसको पता है कि यार लोग फैक्ट्रीज में जब काम कर रहे हैं पॉल्यूशन हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, हम बिजनेसेस को ना डिस्टर्ब करें, खुद से पॉल्यूशन के अगेंस्ट कोई मेजर्स ले दें, पैसा लगता है उसमें। फिर कुछ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट पैसे देती है उनको।
तो कई मरतबा गवर्नमेंट जो है वो इसलिए भी खर्चा करती है ताकि इकोनॉमी में वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी चीजें मिल सके। पब्लिक हॉस्पिटल्स बना दिए, पब्लिक स्कूल्स बना दिए, पब्लिक कॉलेजेस बना दिए, राइट। फिर कई मरतबा गवर्नमेंट जो है वो खुद से पैसे इंजेक्ट करती है इकोनॉमी के अंदर वर्क फ्लो को मेंटेन करने के लिए, राइट। ये गवर्नमेंट के रीजंस हैं जहां वो स्पेंडिंग करेगी। अब गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करेगी तो क्या होगा, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ उससे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेबर की वजह से, इनइक्वालिटी कम होगी। फिर क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाए तो इस वजह से क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट हर चीज में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लग जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर बोलेगा यार ठीक है छोड़ो, हम क्या करें, गवर्नमेंट कर ले। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली डिस्करेज होगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और एक और मसला ये भी होगा कि गवर्नमेंट जो इतनी सारी स्पेंडिंग करेगी वो क्या कहाँ से करेगी, या तो वो सेंट्रल बैंक के थ्रू इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगी या फिर वो टैक्स रेट इंक्रीज कर देगी। दोनों चीजों में प्राइवेट सेक्टर का नुकसान होगा और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आने वाली इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। ओके बेटा। अब गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग तो हो गई, गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए खर्च करने के लिए। वो पैसा कहाँ से आएगा जी, टैक्स से आएगा। टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू की सोर्स है। टैक्स गवर्नमेंट की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का जरिया है। गवर्नमेंट टैक्स को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कंजप्शन कम कर देती है, डीमेरिट गुड्स जैसे कि सिगरेट, एक्साइज ड्यूटीज लगा देती है। गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पे टैक्स लगा के बीओपी को और अपने बीओपी को स्टेबल करती है और अपनी जो होम इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट करती है। और ओवरऑल इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए टैक्स की जरूरत पड़ती है डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, राइट। क्लासिफिकेशन टैक्स की क्या है, सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि इनकम पर डायरेक्ट लगते हैं। इसमें सबसे पहले इनकम टैक्स आता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस के ऊपर लगता है। कैपिटल गेन, आपने कोई चीज खरीदी उसके बाद बेची, उस पर टैक्स लगता है। इनहेरिटेंस, किसी की अब्बा मर गए, प्रॉपर्टी मिल गई, उस पर टैक्स लगेगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्स, जितनी आपके पास प्रॉपर्टी उतना टैक्स। एडवांटेजेस क्या है कि ये हाई रेवेन्यू है और इससे इनइक्वालिटी कम होती है क्योंकि ये वही देता है जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं। ज्यादा पैसे आपके पास हैं, आप टैक्स दोगे, आपके पैसे को गवर्नमेंट उन लोगों के लिए खर्च करेगी जिनके पास पैसे कम है। डिसएडवांटेज, वर्क इंसेंटिव कम हो जाएगा, एंटरप्राइज के इंसेंटिव्स कम हो जाएंगे और लोग टैक्स चोरी करेंगे, कभी लीगल लूप होल्स के थ्रू, कभी इलीगल लूप होल्स के। फिर आते हैं हम दूसरी कैटेगरी पे, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट्स पे लगती है, एक्साइज ड्यूटी यूजुअली डीमेरिट गुड्स पे लगती है और जीएसटी वैट सब पे लगता है। तो इसके एडवांटेज ये है कि ये बड़ा आसान है, गवर्नमेंट को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे हर बंदा टैक्स बेस के अंडर आ जाता है। इससे स्पेसिफिक एम्स मिल सकते हैं हमें, यानी और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, इसको इजीली चेंज करना बड़ा आसान होता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसकी वजह से महंगाई आ जाती है, चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है। ये रेग्रेसिव होता है, जिसकी ज्यादा इनकम है उसको ये कम बर्डन करेगा, जिसकी कम इनकम है उसको ज्यादा बर्डन करेगा। और इसमें भी अक्सर लोग चोरी कर जाते हैं। इसमें चोरी कैसे कर सकते हैं कि एक तो लीगल स्मगलिंग होती है, फिर जो शॉपकीपर है वो आपको पक्का बिल नहीं देता जिसमें वो चोरी कर लेता है, राइट। फिर तीसरी कैटेगरी है प्रोग्रेसिव टैक्सेस। अब हम देखते हैं टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हो गए, अब हम देख रहे हैं प्रोग्रेसिव रेग्रेसिव क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस बेसिकली वो टैक्सेस होते हैं कि रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। फिर रेग्रेसिव टैक्स होता है रेट ऑफ टैक्सेशन डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना। तो जो रेग्रेसिव होगा उसका बर्डन पुअर पे ज्यादा होगा, रिचर पे कम होगा। फिर प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि आपकी जो भी इनकम है आपको उसका एक खास परसेंटेज देना होगा, यानी कि रेट ऑफ टैक्सेशन सबके लिए सेम रहता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जो इस्लाम में ज़कात का सिस्टम है कि भाई 2.5% है, एक पर्टिकुलर उन्होंने एक लिमिट दे दी। अगर आपके पास इससे ऊपर गोल्ड है या इससे ऊपर पैसे हैं या इससे ऊपर सिल्वर है या इससे ऊपर आपके पास कैटल है तो आपको उसका 2.5% देना है। सबके लिए 2.5% है। किसी के पास 1,000 रुपए ऊपर है तो वो 1,000 का 2.5% देगा, किसी के पास 10,000 ऊपर है 10,000 का 2.5% देगा, राइट। रेट इज सेम फॉर एवरीवन। फिर एक गुड टैक्सेशन के क्वालिटीज क्या होती है, इक्विटी होनी चाहिए। मतलब इक्वल टैक्स इज बैड, इक्विटी इक्विटिफाइड टैक्स इज गुड, यानी कि
सबके लिए टैक्स बराबर नहीं होना चाहिए। जिसकी इनकम ज्यादा है उसका ज्यादा होना चाहिए, जिसकी इनकम कम है उसकी कम होना चाहिए। सर्टेनिटी, मुझे पता होना चाहिए यार कितना टैक्स है और कितना पे करना है। ये नहीं हो कि जब गवर्नमेंट का दिल चाहे वो टैक्स चेंज कर दे। इकोनॉमी, टैक्स इतना होना चाहिए कि मैं इजीली पे कर सकूं। कन्वीनियंस, टैक्स भरना आसान होना चाहिए। इलास्टिसिटी, the tax imposition and collecting system must be flexible so that tax rates can be easily changed as the person income change। ये ना हो कि जी इनकम तो ज्यादा है टैक्स कम है, या टैक्स ज्यादा है इनकम कम है। सिंपल, समझना बड़ा आसान होना चाहिए। पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को समझना बहुत मुश्किल है, राइट। तो वो सिस्टम आसान होना चाहिए। फिर देखें इम्पैक्ट्स क्या होते हैं टैक्सेशन के। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट उससे स्पेंडिंग करेगी, लोगों की इनकम कम हो जाएगी। अच्छा, इंसेंटिव कम हो जाएगा। अब दो तरह के इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो लोग कम काम करेंगे। और इनकम इफेक्ट ये होता है कि लोग बोलेंगे कि यार देखो, एक आदमी है उसकी इनकम 100 रुपए है, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगाया और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स लगाया। बोला भाई 100 रुपए पे 10 रुपए टैक्स लगेगा। तो वो बंदा बोलता है यार 100 रुपए पे 10 रुपए टैक्स लग रहा है, अब मेरे पास 90 रुपए बच रहे हैं, 90 बच रहे हैं। वो कहता है मुझे 100 रुपए ही चाहिए। अब वो कहता है कि भाई एक तरीके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि वो बोलेगा ठीक है भाई 90 कमा लो, क्योंकि 100 कमाने के बाद भी तो 90 ही मिल रहे हैं ना, 10 रुपए का टैक्स लग जाएगा। तो 90 कमाओ, टैक्स नहीं लगेगा 90 में। दूसरा ये है कि वो बोलता है भाई मुझे तो 100 ही चाहिए, तो वो क्या करता है, वो अपनी एफिशिएंसी अपनी इफेक्ट अपनी एफर्ट्स बढ़ाता है और 110 कमाता है। अब जब वो 110 कमाएगा तो उसके ऊपर 10 रुपए का टैक्स लगेगा तो वो 100 पे आ जाएगा वापस, राइट। ये इनकम इफेक्ट। फिर देखिए फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन को एडजस्ट करने का नाम है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा है, यानी कि उसके पास रेवेन्यू ज्यादा है, तो वो क्या करती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा देती है, जिसमें वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे स्पेंडिंग बढ़ा देती है और टैक्सेस को कम कर देती है। जब डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट काम करती है, राइट। टैक्स रेट बढ़ा देती है और स्पेंडिंग कट कर देती है। फिर आ जाए दूसरी पॉलिसी पे, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, फिस्कल पॉलिसी क्लियर है बेटा, फिस्कल पॉलिसी में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देता है, सेंट्रल बैंक देता है। मनी सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये रेगुलेट होती है इंटरेस्ट रेट के थ्रू। अब अगर हायर इंटरेस्ट रेट होगा तो बोरोइंग डिस्करेज होगी, इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज होगी। लोअर इंटरेस्ट होगा तो इनकरेज होगी बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट भी इनकरेज होगी, कंजप्शन भी इनकरेज होगी, राइट। गवर्नमेंट क्या करती है, वो बेसिकली इसके ऊपर खेलती है। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी controls money supply availability and the cost of money in an economy in order to attain the growth and stability। इसी तरह जब एक्सपेंशन ही होती है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को कम कर देती है, और जब ग्रोथ ज्यादा है या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करना चाह रही है, कंजप्शन को कंट्रोल करना चाह रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा देती है, जहां पे मनी सप्लाई कम होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लोग ज्यादा पैसा बैंकों में रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा। मकसद होता है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करना। ओके। फिर तीसरी पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है सप्लाई साइड पॉलिसी, जिससे गवर्नमेंट बेसिकली जो सप्लायर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे ताकि वो सप्लाई बढ़ाए। कैसे, गवर्नमेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है, एजुकेशन को बेहतर करती है, ट्रेनिंग को बेहतर करती है, हेल्थ को बेहतर करती है, हाउसिंग में इन्वेस्ट करती है ताकि लोग दूसरी तरफ काम करें, प्राइवेटाइजेशन कर देती है बहुत सारी चीजों की, इनकम टैक्स में रिडक्शन करेगी, सब्सिडीज देगी बिजनेसेस को एक्स्ट्रा पैसे, डीरेगुलेशन बहुत सारी चीजों के रूल्स आसान कर देती है, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हटा देती है ताकि इंपोर्ट ज्यादा हो सके, राइट। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स कर देती है। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जिसमें जी लेबर का फायदा होता है, कभी ऐसा होता है कि जी प्रोड्यूसर का फायदा होता है। तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली
सप्लाई बढ़ जाता है। सप्लाई साइड पॉलिसीज का डायरेक्ट इफेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। इससे इनडायरेक्टली, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी, और फिर गवर्नमेंट जो है ट्रेड रिफॉर्म्स लगा के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को रिड्यूस कर, मतलब कंट्रोल कर देती है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं होने देती। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? तीन पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड सप्लाई पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, जीडीपी, economic growth is an increase in the amount of goods and services produced per head of the population over the period of time। जीडीपी जिसको आप कहते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू। फिर नॉमिनल जीडीपी, हर साल जो वैल्यू दिखाई जाती है, जो पॉलिटिशियंस हमें दिखाते हैं। रियल जीडीपी, ये बेसिकली है रियल आउटपुट बताती है आपको, इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद। हमारी गवर्नमेंट कहती है जी, जब उनको जीडीपी दिखाना होता है तो वो पाकिस्तानी पैसों में दिखाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं जी मेरे पास जो है वो, मैं आपको कहता हूं कि जी मेरे पास 28 लाख रुपीज है, मेरे पास 28 लाख रुपीज है, राइट? और पहले मेरे पास 22 लाख थे। तो क्या हुआ, मैंने ग्रोथ की है, ये 2025 है और ये 2024 है। क्या मैंने ग्रोथ की है? इसको क्या बोलोगे, मैं ग्रो हुआ हूं 2024 से 25 तक या नहीं हुआ? 24 में मेरे पास 22 लाख थे और 25 में मेरे पास 28 लाख है। क्या बोलेंगे, ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है? जी भाई, नहीं समझ आई बात? ग्रोथ हुई है? असल में ग्रोथ नहीं हुई बेटा, क्योंकि 2024 में 22 लाख रुपए के अंदर, 2024 में, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, 2024 में 22 लाख में 1,10,000 डॉलर आते थे, राइट? लेकिन 2025 में 28 लाख में 1 लाख डॉलर आ रहे हैं। अब बताओ, मेरी ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुआ है? मुझे लग रहा था कि यार मेरे तो पैसे बढ़ गए, असल में मेरे पैसे नहीं बढ़े, क्योंकि जीडीपी को इंटरनेशनली तो मुझे डॉलर में देखना है, तो डॉलर में तो उसकी वैल्यू गिर रही है। तो देखो, नॉमिनल के हिसाब से तो मैं 22 से 28 पे पहुंच गया, लेकिन रियल में एक्चुअली मैं 110 से 1 पे पहुंचा हूँ, राइट? तो रियल जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है जबकि नॉमिनल इंक्रीज कर रहा था। तो नॉमिनल कोई वैल्यू नहीं रखता, नॉमिनल कोई हैसियत नहीं रखता। हैसियत किसकी है? हैसियत हमारे पास है कि भाई, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे कहता है कि जी हमने ये कर दिया, हमने जी इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, आप उससे पूछेंगे भाई रियल टर्म्स में बताओ, नॉमिनल टर्म्स में ना बताओ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ रियल और नॉमिनल की। देखो बेटा, जितने पैसे आपके, फॉर एग्जांपल आपके दादा कमाते होंगे एक महीने में, उतनी आपके अब्बा आपकी स्कूल की फीस दे देते होंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपके दादा नहीं कमाते थे और अब्बा अच्छा कमाते हैं? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये इसलिए नहीं है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पैसे दादा कमाते थे उन पैसों से वो क्या परचेज कर सकते थे। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि दादा जो पैसे कमाते थे वो अब्बू की इनकम से बहुत कम थे, मगर दादा की जो परचेजिंग पावर थी वो भी अब्बू के मुकाबले में बहुत कम थी, बहुत ज्यादा थी इनफैक्ट। परचेजिंग पावर उनके अब्बू की ज्यादा, अब्बू की कम है, हालांकि पैसे अब्बू ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब्बू जो पैसे कमा रहे हैं उसकी परचेजिंग पावर कम है, राइट? तो ये नॉमिनल और रियल का फर्क होता है। फिर हम आते हैं जीडीपी पर हेड, यानी कि जीडीपी को हम पॉपुलेशन में जितने लोग होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई देखें,
इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप बात कर रहे हो ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि आपका रियल जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, नॉमिनल नहीं। ठीक है, फिर पीपीसी वाला ग्राफ आ गया हमारे पास, इकोनॉमी यहाँ से यहाँ, ठीक, यानी कि ग्रोथ। कॉजेस क्या होते हैं, ये आप पीपीसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि भाई मोर नेशनल आपको रिसोर्सेज मिल गई, कोई इन्वेस्टमेंट हो गई, टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेहतर हो गई। रियल आपने कुछ रिसोर्सेज को लेस प्रोडक्टिव जगहों से निकाल के प्रोडक्टिव जगहों पे लगा दिया। बेनिफिट क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होंगे, सेल्स प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोग ज्यादा कैपिटल गुड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, स्टेबल इन्फ्लेशन होगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के नुकसान भी हैं, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, लोग मशीनरी की तरफ मूव कर जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ जाएंगी, अगर सप्लाई डिमांड के हिसाब से ना बढ़ सकी तो आपके पास इन्फ्लेशन आ जाएगी, और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी, अमीर मजीद अमीर हो जाएगा, गरीब मजीद गरीब हो जाएगा, और इसकी वजह से रिलेटिव पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसकी वजह से गवर्नमेंट फोकस करती है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, कि रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि वो खत्म ना हो जाए। फिर रिसेशन, जब डिक्लाइन आता है बेटा, रिलेटिव पॉवर्टी ये होती है कि दो लोग, दो बेहतर पैसे वाले लोग, उनके आपस में डिफरेंसेस क्या हैं वेल्थ के। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये होती है कि एक आदमी जिसके पास खाने को भी नहीं है, बेसिक नीड्स पूरी करने के भी पैसे नहीं है। रिसेशन के कॉजेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बहुत ज्यादा, रियल वेजेस कम हो गई, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो इसकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी, आपस में ट्रेड वॉर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई बिजनेस की, सप्लाई साइड गवर्नमेंट ने खर्चे करना छोड़ दिए, ब्लैक स्वान इवेंट जैसे कि कोविड आपके पास आया, ऐसा कोई इवेंट आ गया तो उससे भी रिसेशन आ जाता। रिसेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फर्म्स बंद हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम रिड्यूस होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएंगी, बजट डेफिसिट बढ़ेगा, और बहुत सारे बिजनेसेस बंद होने की वजह से इकोनॉमी परमानेंटली अपना आउटपुट लूज करेगी, यानी कि वो पीपीसी में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, इसको कैसे पॉलिसीज कैसे प्रमोट किया जा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। फिस्कल और मॉनेटरी जो है वो डिमांड साइड पॉलिसीज होती हैं, यहाँ पे सप्लाई साइड। इफेक्टिवनेस क्या है कि देखो, डिमांड साइड से तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड पॉलिसीज जो है उसको इफेक्ट होने में टाइम लगता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन में या ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट किया तो उसके रिजल्ट्स फॉरेन से नहीं आएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके रिजल्ट प्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आते हैं जी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे। देखो, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में हर वो शख्स आएगा जो कि काम करना भी चाहता है, ही इज विलिंग टू डू द वर्क, हाउएवर हाउएवर ही इज नॉट, ही इज एबल टू डू द वर्क एडिशनली, सॉरी नॉट आई। अगर वो एबल है और विलिंग नहीं है, या वो विलिंग है और एबल नहीं है, तो वो लेबर फोर्स में नहीं आएगा। अगर ये दोनों क्वालिटीज होते हुए भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर इसका मतलब है कि वो अनएम्प्लॉयड। डिपेंडेंट वो लोग हैं जो बेसिकली लेबर फोर्स में नहीं आते और लोगों पे, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे आप लोग लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। चेंजिंग पैटर्न्स एंड लेवल ऑफ एनवायरमेंट। देखिए, एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट आता है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू द टर्शियरी सेक्टर। इंसान जैसे जैसे अपने स्किल्स बढ़ाता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी प्राइमरी सेक्टर से मूव करके सेकेंडरी सेक्टर की तरफ आ जाता है, फिर वो वहां से और मजीद सीखता है, मजीद बेहतर होता है, वहां से मूव करके वो टर्शरी सेक्टर की तरफ आता है। फिर कई मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल का भी मसला होता है।
कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं पाकिस्तान में, आप बहुत इजीली उन कामों को देख सकते हैं, जो स्ट्रीट पे बहुत सारे वेंडिंग काम होते हैं जिनकी कोई टेक्निकली कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का पार्ट भी नहीं होते। फिर प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल लेबर, जाहिर सी बात है जब फीमेल लेबर बढ़ेगी तो उससे भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। क्योंकि पहले बहुत सारे काम मर्द लोग कर रहे थे, अब फीमेल्स भी आ गई, तो क्या होगा कि काम की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही है, मगर लेबर की रिक्वायरमेंट जो है वो वहां पे, तो लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अब जब लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट को हम मेजर कैसे करेंगे। बेटा दो तरीके हैं, क्लेमेंट काउंट या लेबर सर्विस। क्लेमेंट काउंट ये है कि गवर्नमेंट जो है आपको पता है क्या देती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है। तो जितने लोग आके कंप्लेन कर क्लेम करेंगे कि भाई हम अनएम्प्लॉयड हैं, आप हमें पैसे दो, बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी ना, क्योंकि जब वुमेन आएगी तो लेबर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। काम तो उतना ही है ना इकोनॉमी में, काम करने वाले बढ़ जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब क्लेमेंट काउंट ये है कि जो लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई हम अनएम्प्लॉयड है, अब हमें पैसे दो, तो ठीक है गवर्नमेंट उनको पैसे देगी। और गवर्नमेंट बोलती है इतने लोगों ने हमसे पैसे मांगे हैं, तो इतने ही लोग जो है अनएम्प्लॉयड होंगे। दूसरा हमारे पास है जी लेबर सर्वे। लेबर सर्वे का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जा जाके लोगों से पता करेगी कि भाई आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड, राइट। फिर कुछ लोग देखो मेजर करते हैं, जब तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होती है। बहुत सारे लोग जानबूझ के, ऐसे लोग होते हैं कि वो कम टाइमों में काम कर रहे हैं, तो टेक्निकली क्या होता है कि वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं लेकिन शो करते हैं अपने आप को एम्प्लॉयड, या फिर एम्प्लॉयड होते हैं और अपने आप को शो करते हैं अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे लोगों का भी वजह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली मेजर नहीं हो पाता। अब देखें, हम आप बात करते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, या टाइप्स क्या होती हैं। फ्रिक्शनल, एक जॉब इंसान ने छोड़ी, अब वो दूसरी जॉब ज्वाइन करेगा, तब तक वो दूसरी जॉब ज्वाइन करेगा, तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, राइट। इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर बेटा आप आते हैं साइक्लिकल पे, जो बिजनेस साइकिल में जब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी उसमें डिक्लाइन आएगा, या आपके पास जो है वो रिसेशन आएगा, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है वो इसमें काउंट हो जाएगी। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी जो है वो टेक्नोलॉजिकल की तरफ जा रही है, तो लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव हो रही है, या प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, या सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर जा रही है, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है वो इसमें काउंट हो जाएगी। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सर्दियों में काम है गर्मियों में नहीं है, जो सूप बेचने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल। फिर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग पीएचडी करना है किसी को, या किसी को अपने एजुकेशन में कुछ काम करना है, तो उसके लिए वो खुद से जॉब छोड़ रहा है, यानी कि वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है, चाहे तो वो काम कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना स्किल्स भूल जाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, गवर्नमेंट फर्म्स को पैसे देने पड़ेंगे जिन लोगों को निकाला जाएगा उनको, सही है। वर्कर डिमोटिवेशन होगी, एवरेज कॉस्ट गवर्नमेंट की इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने के लिए क्या करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, तो टैक्स पेयर्स के ऊपर से बर्डन बढ़ जाएगा। और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी कि गवर्नमेंट ये करे या डेवलपमेंट पे खर्चा करे, राइट। गवर्नमेंट कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी टू इंक्रीज डिमांड। गवर्नमेंट क्या करेगी जी, टैक्स रेट कम कर दे, या गवर्नमेंट ये करे कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दे, जिससे कंजम्पशन इंक्रीज होगी। जब कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे ही आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा,
प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, जब ज्यादा लोगों को काम मिलेगा तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है बेटा। फिर डेप्रिशिएट एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करो, इससे भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कट कर दो, लोग मजबूरन काम ढूंढेंगे। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो तो लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिससे लेबर की डिमांड बढ़ेगी। मिनिमम वेजेस कम कर दो तो लोग ज्यादा लोगों को हायर करेंगे। लेबर मार्केट रेगुलेशन हटा दो, अगेन लोग मशीनरी की तरफ जाने के बजाय मैनुअल लेबर हायर करेंगे। ट्रेनिंग दो ताकि स्किल्स बेहतर हो जाए, उससे भी जॉब मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे इलाके जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देके इंडस्ट्रीज लगवाए, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी इंक्रीज करें किसी तरीके से लेबर की। गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन दे, लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे काम अवेलेबल है या आप ये काम कर सकते हो, वॉट एवर, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है बेटा। फिर आ जाए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे। इन्फ्लेशन जर्नल एंड सस्टेन राइज इन लेवल ऑफ प्राइसेस। इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं? सीपीआई के थ्रू। आसान तरीके में अगर हम सीपीआई आरपीआई को समझना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम एक गुड्स ऑफ बास्केट बनाते हैं और उसकी प्राइसेस को अक्रॉस द नेशन चेक करते हैं, और फिर उसमें जो भी परसेंटेज इंक्रीज आ रहा होता है उसको एनालाइज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या कितना परसेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। कॉजेस क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? भाई डिमांड पुल अभी समझाया कि सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ी, डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट ज्यादा हो गई है और कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस बढ़ गई हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इन्फ्लेशन के? सीपीआई का फॉर्मूला बेटा देखो, सीपीआई का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि आप क्या करो, अगर आपको सीपीआई में प्रॉब्लम होती है ना तो आप सिंपली क्या करो कि आप जो है ना बेस ईयर की वैल्यू है, जिस जैसे कि मुझे 2024 और 2025 का कंपैरिजन करना है, तो 2025 को मैं करंट ईयर ले लूंगा और न्यूमरेटर में रख दूंगा, और 2024 को मैं बेस ईयर ले लूंगा, न्यूमरेटर उसमें डिनोमिनेटर में रख दूंगा। दोनों की वैल्यूज को आपस में डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आंसर आएगा। आंसर अगर आपके पास 100 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन हुई है। 100 माइनस करो, जो बचेगा वो आपकी इन्फ्लेशन है। अगर 100 से छोटा आ गया तो उसको 100 में से माइनस करो, जो आंसर आएगा वो डिफ्लेशन है, प्राइस कम हुई है, राइट। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स लेस इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन, आप सब्जी लेने जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया सब्जी महंगी क्यों थी, वो बोलता है भाजी पीछे से महंगा आ रहा है माल, हम क्या करें। तो इन्फ्लेशन मार्केट में हुई, जिसकी मंडी में इन्फ्लेशन हुई, होलसेल में इन्फ्लेशन हुई, तो रिटेल में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हो जाएगी, इन्फ्लेशन कॉजिंग इन्फ्लेशन। फिर फिक्स इनकम ग्रुप्स। अच्छा देखो, जब इन्फ्लेशन होती है ना तो नुकसान किसका होता है? फिक्स इनकम वालों का, क्योंकि उनकी इनकम तो उतनी ही है लेकिन उस पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो रिड्यूस हो गई, तो जाहिर सी बात है उनको उसमें प्रॉब्लम होगा। फिर पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, भाई मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें हम, इससे क्या होगा? डिमांड कम होगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगा दें, टैक्सेस लगा दें। आप अब आप बोलोगे टैक्स लगाएंगे तो मजीद इन्फ्लेशन आएगी। बिल्कुल ऐसा है, जब टैक्स लगेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, लोग खरीदना छोड़ देंगे, तो वो लोग जब खरीदना छोड़ेंगे तो जो फर्म्स होंगी वो अपने प्रॉफिट में कट करके प्राइसेस को रिड्यूस करेंगी और लोग भी गैर जरूरी चीजों को परचेज करना छोड़ देंगे। फिर सप्लाई साइड पॉलिसी से चीजों को सस्ता करने की कोशिश की जाए। एक्सचेंज रेट पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर काम करे तो उससे भी क्या होगा कि आपकी करेंसी की वैल्यू चेंज होगी, तो उससे भी बेनिफिट्स ओवरऑल इकोनॉमी को मिलेंगे, एंड यू कैन से कि उससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। फिर डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ऑपोजिट होता है, यानी कि प्राइस लेवल में फॉल आता है, ये यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता। तो मैंने आपको बताया कि 100 से कम आ रही है वैल्यू। डिफ्लेशन जो इन्फ्लेशन के कॉजेस थे उसका अगेंस्ट हमारे पास डिफ्लेशन के कॉजेस। एग्रीगेट सप्लाई इतनी बढ़ गई कि डिमांड बहुत पीछे रह गई, डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई, लेबर प्रोडक्टिविटी हद से ज्यादा बढ़ गई, टेक्नोलॉजिकली हम इतने आगे निकल गए कि सप्लाई को बड़े मजे से पूरा कर। कॉजेस क्या है डिफ्लेशन के? कि लोग
बोलेंगे यार अब तो कुछ बच ही नहीं रहा, कम प्राइस में बेचना पड़ रहा है, तो बिजनेस बंद करो, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन्वेस्टर डिस्करेज हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा इसकी वजह से, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम होगा जब बिजनेसेस बंद होंगे, तो जाहिर सी बात है बोरोवर्स को, ये वो फिक्स इनकम वाले जिन्होंने पैसे लिए हुए अब उनको नुकसान होगा, क्योंकि वैल्यूज बढ़ जाएंगी पैसों की, राइट। डिफ्लेशन को आप कंट्रोल कैसे करोगे? मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन लाओ, डिमांड इंक्रीज करो, फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशन लाओ, टैक्सेस कम करो, डिमांड इंक्रीज करो, डीवैल्यूएशन करो करेंसी की वैल्यू को, और लोगों की इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को चेंज करो। अभी हो सकता है लोग ये सोच रहे हैं कि यार और सस्ता होगा, तो लोगों को ये रियलाइज करवाओगे नहीं भाई, अब आप खरीद लो, इससे ज्यादा सस्ता नहीं होगा। वो अभी इसलिए नहीं खरीद रहे, इस सोच के साथ नहीं खरीद रहे कि यार अभी और सस्ता होगा, तो उस सोच को खत्म करना होगा आपको, राइट। ठीक है बेटा, यहाँ तक मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये हमारे पास मेजर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक की चीजें थी, जिसमें इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, और फिर उन एम्स का आपस में कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमने डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा इसमें? यहाँ तक इसको हम रखते हैं। आ, फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। इंशाल्लाह कल हम ऐसा करेंगे कि एक आध पास पेपर कर लेंगे डिस्कस, दो पास पेपर्स कल डिस्कस कर लेंगे, और कोई आपके टॉपिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।